Bismillahirrahmanirrahim. This is chapter 8 from the book of Meggs and Meggs. This is Principles of Accounting, Inventories and Cost of Goods Sold. So इस चैप्टर का मेन फोकस जो है, मेन क्रस्ट ये है कि हम इन्वेंट्रीज जो हमारे बैलेंस शीट पे शो होती हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में शो होता है, सही, इन दो हेडिंग्स को हम किस तरीके से कास्ट जो है वो एलोकेट करते हैं, ठीक, इन्वेंट्रीज को बैलेंस शीट में और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में शो होता है उसको किस तरीके से हम कास्ट जो है वो एलोकेट करते हैं, ठीक। सबसे पहले जो है इन्वेंट्री किसे कहते हैं। इन्वेंट्रीज जो है वो करंट एसेट्स होती हैं जो रीसेल पर्पस के लिए आपके बैलेंस शीट में पड़े होते हैं, ठीक। इन बैलेंस शीट में जो है करंट एसेट बहुत से होते हैं, मतलब वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स भी होती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, ऑफिस सप्लाईज भी होती हैं, वहाँ पे इन्वेंट्रीज भी होती हैं। हर वो करंट एसेट जो रीसेल पर्पस के लिए हो, सही, हर वो करंट एसेट जो रीसेल पर्पस के लिए हो कस्टमर के लिए, उसको हम इन्वेंट्री कहेंगे, ठीक। यहाँ पे हमने देखा था, सही, कि इन्वेंट्री और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किस तरीके से हमने इन्वेंट्री को कास्ट एलोकेट करना है और किस तरीके से हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है कास्ट एलोकेट करना है। ये पहला तरीका था स्पेसिफिक मेथड, उससे हमने कास्ट एलोकेट किया दोनों हेडिंग्स को, इन्वेंट्री को भी और कास्ट गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट को भी, ठीक। अब जो है दूसरे तरीके से दैट इज एवरेज कॉस्ट मेथड, सही। एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या होता है, व्हेन अ यूनिट इज सोल्ड द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट इन इन्वेंट्री इज असाइंड टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। किस तरीके से हम डिटरमिन करते हैं कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब जितनी भी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है उसका जितना भी कॉस्ट बनता है, टोटल कॉस्ट, उसको आप डिवाइड करेंगे जितनी नंबर ऑफ इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, ठीक। जितनी नंबर ऑफ इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है उस पर आप डिवाइड करेंगे और आपके पास आ जाएगा एक यूनिट कॉस्ट, सही। एक यूनिट एवरेज कॉस्ट जो है आपके पास आ जाएगा और उसी एवरेज कॉस्ट से जो है आप डिटरमिन कर सकते हैं जितने यूनिट्स आप बेच रहे हैं और जितने यूनिट इन्वेंट्री में जाएंगे, ठीक। वही एग्जांपल जो पिछला हमने किया था कि उन्होंने अगस्त 1 पे परचेज़ किए हैं 10 यूनिट्स एट $91 जिसकी 910 कीमत बनती है, और अगस्त 3 पे जो है 15 यूनिट्स परचेज़ किए हैं 806 जिसकी वर्थ बनती है 1590 और टोटल बैलेंस है 2500, ठीक। अब इसके बाद अच्छा, एवरेज कॉस्ट हर दफ़ा जब आप सेलिंग करेंगे, सही, हर दफ़ा जब आप सेलिंग करेंगे तो हर दफ़ा आपने एवरेज कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करनी होगी, सही। अभी अगस्त 14 पे इन्होंने सेलिंग करनी है, सही, अगस्त 14 पे इन्होंने सेलिंग करनी है। उस सेलिंग से पहले हमने यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करना है। यूनिट कॉस्ट हम किस तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं कि हमने टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जो इन्वेंट्री का बैलेंस है, सही। $2500 की हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है और टोटल इन्वेंट्री कितनी है, 10 यूनिट्स प्लस 15 यूनिट्स, 25 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। 2500 डिवाइडेड बाय 25, पर यूनिट का एवरेज कॉस्ट जो है दैट इज़ $100। हर यूनिट का एवरेज कॉस्ट कितना बनता है, $100 बनता है। अब जब हम 14 अगस्त पे 20 बाइक्स जो हैं वो बेचेंगे, सही, जब 20 बाइक्स बेचेंगे हर बाइक को हम कितनी जो है कॉस्ट एलोकेट करेंगे, हर बाइक को हम 100 कॉस्ट जो है वो एलोकेट करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखें हमने 20 यूनिट्स बेचे हैं और 20 यूनिट्स को हमने कितना कॉस्ट दिया, 100 कॉस्ट दिया, सही। टोटल कॉस्ट कितना बना, 2000।
सो वो 2000 जो है बैलेंस से माइनस हो जाएगा, जो 2500 था, सो 2500 से 2000 माइनस हो जाएगा और बैलेंस बच जाएगा 500। ठीक, अभी इन्होंने जो है और भी परचेजेस की थी। अच्छा, यहाँ पे जो है हर दफ़ा जो है आप इसकी जनरल एंट्रीज जो है वो करेंगे। सो जनरल एंट्रीज तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसकी एज सच जो है ज़रूरत फ़िलहाल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप अकाउंटिंग में जनरल एंट्रीज पढ़ चुके हैं। अच्छा, सो अगस्त 17 पे इन्होंने और परचेजेस की हैं। 20 यूनिट जो है 815 ख़रीदी हैं 2300 की। ठीक, और 28 अगस्त पे 10 यूनिट्स जो है वो परचेज़ किए हैं 819, जिसकी टोटल कीमत कॉस्ट जो है वो ये बनती है। सो इस परचेजेस के बाद जो है उस इन्वेंट्री का बैलेंस बन जाता है 3990। सही, अब अगस्त 31 पे जो है ये इन्होंने 23 यूनिट्स और बेचे हैं। तो जिस तरह पहले मैंने कहा, जब जब भी आप सेलिंग करेंगे, सो सेलिंग से पहले एवरेज कॉस्ट मेथड में आपने एवरेज कॉस्ट जो है वो निकालना है, एवरेज पर यूनिट कॉस्ट जो है वो निकालना है। सो अभी दोबारा से जब हम सेलिंग करने वाले हैं, 23 यूनिट्स हम बेचने वाले हैं, सो इससे पहले हम एवरेज कॉस्ट जो है वो डिटरमिन करेंगे। ठीक, सो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? एवरेज कॉस्ट होगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सो टोटल कॉस्ट कितना बनता है? 3990। सही, 3990 जो है टोटल, और टोटल यूनिट्स कितने हैं? सो टोटल यूनिट्स जो है, टोटल परचेजेस हमारे पास हैं 55। सही, पहले हमने 10 यूनिट्स, 10 प्लस 15 25 प्लस 20 45 और प्लस 10 55, टोटल यूनिट्स 55 हैं। लेकिन इस 55 में से 20 जो है ऑलरेडी हम बेच चुके हैं। सही, ऑलरेडी हम बेच चुके हैं। अभी करंटली ऑन हैंड इन्वेंट्री जो है वो 35 यूनिट्स है। सो 3990 डिवाइडेड बाय 35 यूनिट्स, सो पर यूनिट या एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या आएगा? 114 आएगा। सो अभी जो हम 23 यूनिट्स बेचने वाले हैं, उसको हम क्या कीमत देंगे? उसको हम 114 कीमत जो है देंगे, जिसकी कॉस्ट बनती है 2622। अब ये 2622 जो है ये 3990 से माइनस हो जाएगी। सो आपका बैलेंस कितना बचेगा? आपका बैलेंस बचेगा 1368। सही, 1368। सो अब ये कॉस्ट जो है दोबारा हमने क्या करने हैं? ये एलोकेट करने के हैं दो जगहों पे। सही, वो दो जगह कौन सी हैं? कि एक तो आपने इनकम स्टेटमेंट में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर है, सही, वहाँ पे एलोकेट करने हैं। सो आपने दो सेलिंग की है, एक आपने 14 अगस्त पे सेलिंग की है जिसकी टोटल वर्थ है 2000। सही, और दूसरे आपने 31 अगस्त पे जो है सेलिंग की है जिसकी टोटल वर्थ है 2622। सो ये टोटल बनता है 4622। सो ये फिगर चली जाएगी इनकम स्टेटमेंट में और वहाँ रेवेन्यू से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, और जो यहाँ पे बैलेंस रहता है बाकी, ठीक, बैलेंस वाली फिगर जो है ये कहाँ पे चली जाएगी? ये चली जाएगी इन्वेंट्री में, बैलेंस शीट के जो करंट एसेट का पोर्शन है इन्वेंट्री, वहाँ पे चली जाएगी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। सही, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड में जिस तरह पहले मैंने कहा कि आप जो यूनिट सेल आउट करने वाले हैं, सो सेलिंग यूनिट्स को आप वो कीमत देंगे जो पहले परचेजेस आपने की हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहली ख़रीदी गई इन्वेंट्री है वो पहले सेलिंग इन्वेंट्री को एलोकेट होगी। ठीक, सो ओल्डेस्ट कास्ट जो है, पुरानी कास्ट जो है वो CGS में जाएगी और रीसेंट कॉस्ट जो है या रीसेंट परचेजेस जो हैं वो कहाँ जाएगी? वो एंडिंग इन्वेंट्री में जाएंगी। ठीक, इस तरीके से अगेन वही एग्जांपल जो पहले हम कर चुके हैं। अगस्त 1 पे जो है 10 यूनिट्स परचेज हुए हैं $891, और फिर अगस्त 3 पे जो है 15 यूनिट्स परचेज हुए हैं 806। सही, और टोटल बैलेंस बनता है 2500। अभी जो है अगस्त 14 पे इन्होंने 20 यूनिट्स बेचे हैं।
सही। सो उन 20 यूनिट्स को हम किस तरीके से कॉस्ट एलोकेट करेंगे? सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहता है कि जो पहली खरीदी गई इन्वेंट्री है उसको सबसे पहले कॉस्ट में शामिल करना है, CGS में शामिल करना है, सही। सो CGS में 10 यूनिट्स हम सबसे पहले वो परचेज जो है शामिल करेंगे जो हमने पहली ख़रीदी है। सो इससे तो टोटल सेलिंग हम कर रहे हैं 20, सो 20 तो इसे कवर हो नहीं रही क्योंकि ये तो टोटल ही 10 है, सही। सो ये हम 10 टोटल उठा लेंगे 891 और उसकी कीमत हो जाएगी 910, ठीक। अभी बाकी कितने बचे? 10 यूनिट जो है और हमें दरकार है बेचने के लिए। सो वो 10 यूनिट्स हम इससे अब कवर करेंगे जो हमारी दूसरी परचेज़ है, सही। जो हमारी दूसरी परचेज़ है उससे हम कवर करेंगे। सो CGS में फिगर डालने के लिए आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आप टॉप से बॉटम में जाएंगे, सही। टॉप से बॉटम में जाएंगे, सबसे पहले जो सबसे पहली ख़रीदी गई इन्वेंट्री है उससे कवर करने की कोशिश करेंगे। जब उससे कवर ना हो तो उसके बाद वाली इन्वेंट्री से आप कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब आप टॉप से जो है वो बॉटम में जाएंगे, ठीक। सो सबसे पहले हमने 10 यूनिट जो है 91 में से कवर किए और फिर बाकी 10 यूनिट जो है वो हमने 106 में से कवर किए, ठीक। उसकी टोटल कास्ट जो है वो बनती है 1970, सही। सो 1970 जब 2500 से माइनस हो जाती है सो इसका बैलेंस बच जाता है 530, सही। 530 इसका बैलेंस बन जाता है। सो अगेन आप जो है जब भी सेलिंग करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री करेंगे। सो वो जनरल एंट्री ऑलरेडी जो है जनरल एंट्री आप पढ़ चुके हैं, इसकी अभी ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सो ये तो एक सेलिंग हो गई, ठीक। अब जो है 17 पे उन्होंने और परचेज़ किए थे, कितने? 20 यूनिट्स परचेज़ किए थे 815 और फिर 10 यूनिट्स परचेज़ किए थे 8 अगस्त 28, सही। फिर अगस्त 31 पे इन्होंने 23 यूनिट जो है वो और बेचे हैं, सही। 23 यूनिट्स और बेचे हैं। सो जिस तरह पहले मैंने कहा कि आप जाएंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे, सही। टॉप टू बॉटम जाएंगे, सबसे पहले जो खरीदी गई इन्वेंट्री है उसमें से कवर करने की कोशिश करेंगे, सही। सो सबसे पहली खरीदी गई इन्वेंट्री तो अगस्त 1 की है, लेकिन ऑलरेडी वो तो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ठीक। वो हम कंज्यूम कर चुके हैं, ठीक। लेकिन इसमें से जो अगस्त 3 अगस्त वाली परचेज है उसमें से 5 यूनिट जो हैं वो बचते हैं। सो सबसे पहले हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। सो जो 5 यूनिट्स यहाँ पे बचे हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम उसको एलोकेट करेंगे। सो 5 यूनिट्स जो यहाँ पे बचे थे वो हम पहले एलोकेट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ 106 और उसकी कीमत बनेगी 530, ठीक। 23 यूनिट्स हमने बेचने हैं। सो 23 यूनिट्स में से ऑलरेडी 5 जो हैं वो यहाँ से कवर हो गए। बाकी कितने बचे? बाकी बचे 18, सही। सो अब 18 यूनिट्स जो हैं हम किस में से कवर करेंगे? 18 यूनिट्स हम जो है सबसे पुरानी इन्वेंट्री अब कौन सी बाकी रही है? सो वो बाकी रही है अगस्त 17 की। सो हम इस 20 यूनिट्स में से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इस 20 यूनिट्स में से हम 18 जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एलोकेट कर देंगे और उसकी वर्थ कितनी बनेगी? 2070। सो ये टोटल फिगर हो जाएगी 2600, सही। अब 2600 आप पिछले बैलेंस से माइनस करें 4020 से। सो आपका एंडिंग बैलेंस जो है वो 1420 रह जाएगा, ठीक। अभी दोबारा से अभी ये दोनों हेडिंग्स जो है हम अपनी जगह पे इसको एलोकेट करेंगे कि जो सेलिंग है, सही। सो सेलिंग वाली फिगर्स जो हैं हम कहाँ पे लेके जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, CGS में जो कि रेवेन्यू से माइनस होती है, ठीक। और जो एंडिंग इन्वेंट्री का फिगर है, सही। सो एंडिंग इन्वेंट्री का फिगर जो है वो चला जाएगा कहाँ पे? इन्वेंट्री में जो बैलेंस शीट में करंट एसेट में शो होते हैं, ठीक। अच्छा, अभी लास्ट मेथड दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, सही। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि CGS में हम सबसे पहले वो कॉस्ट शामिल करेंगे जो हमने सबसे रीसेंट परचेजेस की हैं, ठीक। जो हमने लास्ट परचेजेस की हैं, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो जो लास्ट परचेजेस हैं वो सबसे पहले जो है बिकेंगी, ठीक।
सो जो रीसेंट कॉस्ट है वो CGS में जाएंगी, और जो ओल्डेस्ट परचेजेस हैं, जो पुरानी परचेजेस हैं, वो एंडिंग इन्वेंट्री में जाएंगी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये बात जहन में रखें कि अगर इस तरह से हो कि आप जो है हर दफ़ा जो रीसेंट परचेजेस आपने की हैं उसको सेल आउट करें, और जो पुरानी परचेजेस हैं उसको एंडिंग इन्वेंट्री में रखें, ठीक, तो फिर जो पुरानी यूनिट्स हैं वो तो अब्सोल्यूट हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक। सो ये बात जहन में रखें कि ये जो हम प्रोसीजर अपनाते हैं लास्ट एंड फर्स्ट आउट या फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, सो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम वाक़यातन वही इन्वेंट्रीज जो हैं वो उठाते हैं जो हमने पहले परचेज़ की थी उसको सबसे पहले बेचते हैं, या जो लास्ट एंड फर्स्ट आउट में जो हमने आखिर में जो है ख़रीदी हैं उसको जो है सबसे पहले बेचेंगे। सो फिज़िकली वो इन्वेंट्रीज़ इस तरीके से जो हम ये मेथड्स पर पढ़ रहे हैं, फिज़िकली ये इस तरह से नहीं होता, ये सिर्फ कॉस्ट के बेस पे होता है कि हमने कॉस्ट वो एलोकेट करने हैं। फिज़िकली चाहे वो इन्वेंट्री आप पुरानी परचेजेस में से उठा के उसको बेचें या नई परचेजेस में उसको उससे उठा कर बेचें, सही। सो फिज़िकली ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वही इन्वेंट्रीज जो हैं वो बेचें लास्ट एंड फर्स्ट आउट में जो आपने सबसे आखिर में जो है ख़रीदी हुई थी। सो फिज़िकली ये ज़रूरी नहीं है। ठीक। ये मेथड जो है ये सिर्फ कॉस्ट के लिहाज से है, मतलब पेपर वर्क के लिहाज से है। ठीक। सो ये बात जो है आपने में रखी। अच्छा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट के लिए भी अगेन वही एग्जांपल जो पहले हम कर चुके हैं कि अगस्त फर्स्ट पे आपने जो है 10 यूनिट्स परचेज़ किए हैं एट $91, फिर अगस्त 15 पे आपने 106 यूनिट्स परचेज़ किए हैं एट 1590। ठीक। सो अगस्त 14 पे जो है आपने 20 यूनिट्स बेचे हैं। सो जिस तरह FIFO में आप टॉप टू बॉटम जाते थे, मतलब ऊपर से जो है नीचे की तरफ आते थे, सो LIFO में आप क्या करेंगे, LIFO में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, सही। सबसे पहले जो है आप नीचे की इन्वेंट्री से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक, और अगर बाकी कुछ बचा तो फिर आप जो ऊपर की वाली परचेजेस हैं उससे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे अभी हमारे पास टोटल इन हैंड इन्वेंट्री कितनी है 25, और हमने बेचनी कितनी है 20 यूनिट्स हमने बेचने हैं, सही। सो सबसे पहले हम कौन सी इन्वेंट्री कवर करेंगे, जो हमारी सबसे रीसेंट परचेजेस है। सो रीसेंट परचेजेस में कितनी इन्वेंट्रीज हैं 15। सो ये 15 हम टोटल उठा के CGS में डाल देंगे, ठीक। सो 15 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट कितनी है 106, सो ये टोटल बनती है 1590। बाकी कितने बचे 5 यूनिट्स बचे। अब ये 5 यूनिट्स जो हैं जो उससे पुराने वाली परचेजेस हैं, अगस्त 3 से पुरानी वाली परचेजेस कौन सी हैं, अगस्त 1 की, ठीक। सो आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, सही। सो अब 5 यूनिट जो है उसमें से इस 10 यूनिट्स में से उसको कवर करेंगे। सो 20 यूनिट्स आपके बिक जाएंगे और उसकी वर्थ कितनी होगी 2045, सही। अब ये 2045 जो है आप 2500 से माइनस करेंगे, क्योंकि ये इन्वेंट्री आप बेचने वाले हैं, सो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बच जाएगी 455। फिर आपने अगस्त 17 और 28 पे अगेन जो है और परचेजेस की हैं। 17 पे आपने 20 यूनिट्स परचेज़ किए हैं एट 115, और फिर अगस्त 28 पे आपने 10 यूनिट्स और परचेज़ किए हैं एट 119। लेकिन फिर अगस्त 31 पे जो है आप 23 यूनिट्स और जो है बेचने वाले हैं, ठीक। सो अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, अभी सेम वही प्रायोरिटी होगी कि आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, सही। सो आपने 23 यूनिट्स परचेज करने हैं। सो 23 यूनिट्स सबसे पहले किस इन्वेंट्री से कवर करने की कोशिश करेंगे, जो सबसे रीसेंट इन्वेंट्री है। सो सबसे रीसेंट इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स हैं। सो आउट ऑफ 23 यूनिट्स 10 यूनिट्स जो है वो 28 से कवर हो जाएंगी एट द कॉस्ट ऑफ 119, उसकी वर्थ हो जाएगी 1190, ठीक। अच्छा 23 यूनिट्स में तो 10 यूनिट्स कवर हो गए रीसेंट से, बाकी बचे 13। सो वो 13 जो है 17 अगस्त पे जो आपकी इन्वेंट्री है 20 यूनिट्स उसमें से कवर करेंगे, ठीक। सो उसकी कीमत कितनी है 115। सो 13 यूनिट्स इंटू 115 दैट इज़ 1495। सो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो जाएगी 2685। ये 2685 जो है आप जो बैलेंस है उससे माइनस करेंगे, सो आपका बैलेंस हो जाएगा 1260, सही। अब अगेन
ये चीज़ें जो हैं ये कॉस्ट अब एलोकेट होंगी जो CGS के फिगर्स हैं, जो सेलिंग की फिगर्स हैं, वो सेलिंग की फिगर्स चली जाएंगी कहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट में, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है सो वो एंडिंग इन्वेंट्री चली जाएगी कहाँ पे, बैलेंस शीट में। ठीक, अच्छा अब ये एक समरी है जो हम चारों मेथड्स हमने यूज़ किए हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स, दैट इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, एवरेज मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सही, सो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है सिर्फ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में, जिस तरह पहले मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो FIFO में मैंने कहा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आपने पहले परचेजेस की हैं वो पहले बिकेंगी। सो पहले बिकने से मुराद ये है कि वो उसको कॉस्ट वो पहले वाला एलोकेट होगा। फिज़िकली वो इन्वेंट्रीज ज़रूरी नहीं है कि आप उसी से जो है वो बेचें। ठीक, वो सिर्फ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में ही होगा। एक्चुअल कॉस्ट जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में ही एलोकेट होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में एलोकेट होता है, और एंडिंग इन्वेंट्री को भी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में एलोकेट होता है। पैरेलल फिजिकल फ्लो, मतलब फिज़िकली जो इन्वेंट्रीज बिकती हैं, खारिज होती हैं, सो वही कॉस्ट जो है उसको एलोकेट होता रहता है। लॉजिकल है, लॉजिकल इन द सेंस कि जो यूनिट्स बिकी उन्हीं यूनिट को वही कॉस्ट जो है वो एलोकेट होता है। ठीक, मे बी मिसलीडिंग फॉर आइडेंटिकल यूनिट्स, वो वहाँ पे मिसलीडिंग हो सकता है जहाँ पे यूनिट्स जो है वो आइडेंटिकल हो, क्योंकि वहाँ पे आप जो है वो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। सो जब आइडेंटिकल यूनिट्स हों, सो फिर हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूनिट यूज़ भी नहीं करते, फिर हम एवरेज या FIFO या LIFO जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा है एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट में नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड टाइम्स द एवरेज CGS हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो जितने यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द एवरेज यूनिट कॉस्ट। सही, एवरेज यूनिट कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री किस तरीके से डिटरमिन होती है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑन हैंड टाइम्स द एवरेज यूनिट कॉस्ट। सो जितनी इन्वेंट्री हमारे पास बाकी बची वो मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट, जो यूनिट कॉस्ट है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, असाइन ऑल यूनिट्स द सेम एवरेज कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट हम बेच रहे हैं उसको हम जो है सेम एवरेज कॉस्ट जो है वो एलोकेट करते हैं। ठीक, करंट कॉस्ट आर एवरेज विद द ओल्डर कॉस्ट, या मतलब आपका जो करंट इन्वेंट्री है या जो ओल्डर परचेजेस हैं सबको जो है ये उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये ओल्डर परचेजेस हैं या करंट परचेजेस हैं। अगर करंट है या ओल्डर है सबको जो है एक कॉस्ट एलोकेट होता है, एवरेज कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो कॉस्ट ऑफ अर्लियर परचेजेस ऑन हैंड प्रायर टू द सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है या जो हम यूनिट्स बेचने वाले हैं उसको हम जो हमने पहले परचेजेस की हैं, अर्लीस्ट परचेजेस की हैं, सो अर्लीस्ट परचेजेस वाली कास्ट जो है हम एलोकेट करेंगे। ठीक, और एंडिंग इन्वेंट्री में सो एंडिंग इन्वेंट्री जो रीसेंट परचेजेस है वो वाली कॉस्ट जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री में जाएगी। ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज बेस्ड ऑन ओल्डर कॉस्ट्स, मतलब जो पुरानी कॉस्ट होती हैं वो CGS में जाएंगी, या जो कॉस्ट यूनिट्स हम सेल आउट करने वाले हैं वो उसको एलोकेट होगी। इन्वेंट्री वैल्यूड एट करंट कॉस्ट, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो करंट कॉस्ट या रीसेंट कॉस्ट पे जो है वो डिटरमिन होगी। ठीक, मे ओवरस्टेट इनकम ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, मे इंक्रीज इनकम टैक्सेस ड्यू। सही, सो इससे क्या होगा कि जब आप FIFO यूज़ करेंगे सो आपका इनकम जो है वो ज़्यादा शो होगा। ठीक, आपके एक्सपेंसेस कम शो होंगे। इनकम क्यों ज़्यादा शो होगा कि आपने जो पहले परचेजेस की हैं उसको पहले सेल आउट किया है, उसको CGS में शामिल किया है। सो नॉर्मली पहले परचेजेस की कॉस्ट जो है वो क्या होती है, कम होती है रीसेंट परचेजेस से, क्योंकि नॉर्मली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। सो पुरानी ख़रीदी गई चीज़ें जो है वो कम कीमत पे होती हैं निस्बतन नई चीज़ें जब आप ख़रीदते हैं। सो नई चीज़ें
जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री में चली जाती हैं और पुरानी इन्वेंट्री जो है वो सीजीएस में चली जाती है। सो सीजीएस या एक्सपेंस जो है वो कम शो होता है, और एक्सपेंस कम शो होने की वजह से जो है आपका इनकम क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब आपका इनकम इंक्रीज़ हो जाता है सो उससे टैक्सेस जो हैं वो भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक, लास्ट जो है दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या करते हैं, कास्ट ऑफ मोस्ट रीसेंट परचेजेस, जो हम यूनिट्स बेचने वाले हैं, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको हम रीसेंट परचेजेस वाले कॉस्ट जो है वो एलोकेट करते हैं। ठीक, और जो पुरानी परचेजेस हैं वो हम एंडरिंग इन्वेंट्री में ले जाते हैं। ठीक, पुरानी परचेजेस जो है वो हम एंडिंग इन्वेंट्री में जाते हैं। ठीक, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शोन एट द रीसेंट प्राइसेस, अगेन वही बात, इन्वेंट्री शोल्ड एट द ओल्ड परहैप्स आउट ऑफ डेट कॉस्ट। सही, एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो पुराने कीमत पे या पुरानी कॉस्ट पे जो है वो शो होगी, और सीजीएस जो है वो नई कॉस्ट पे शो होगी। इससे क्या होगा, मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफन रिजल्ट इन लोअर इनकम टैक्सेस। सही, इसकी वजह से आपके टैक्सेस जो है वो कम शो होंगे। टैक्सेस क्यों, किस तरीके से कम होंगे, कि जब आप नए परचेजेस को सीजीएस में डालेंगे। सही, सो नए परचेजेस की कीमत एज कंपेयर टू ओल्ड परचेजेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ठीक, नए परचेजेस की कीमत बनिस्बत ओल्ड परचेजेस की ज़्यादा होंगी, मतलब आपका एक्सपेंस जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो जब आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, सो एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से आपका इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल बात है, खर्चे ज़्यादा होंगे सो इनकम क्या होगा, कम होगा। सो जब इनकम कम होगा, सो इनकम कम होने की वजह से क्या होगा, आपके टैक्सेस जो हैं वो भी कम होंगे। ठीक, अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम एट द ईयर एंड एक काम और करते हैं। वो काम क्या करते हैं कि फिजिकल इन्वेंट्री टेस्ट जो है वो करते हैं। क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द परपेचुअल रिकॉर्ड्स मोस्ट बिजनेसेस टेक अ कंप्लीट फिजिकल काउंट ऑफ द मर्चेंडाइज ऑन हैंड एटलीस्ट वंस अ ईयर। सही, एटलीस्ट एक दफ़ा जो है आप फिज़िकल काउंट इन्वेंट्री का करते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो ख़राब भी हो सकती है, उसकी चोरी भी हो सकती है, वो आउट ऑफ डेट भी हो सकती है, स्पॉइल भी हो सकती है। सो आपने वो इन्वेंट्री डिटरमिन करनी है जो सेलिंग के काबिल नहीं है। ठीक, सो रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री श्रिंकेज आर व्यूड एज नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग बिजनेस। एग्जाम्पल इंक्लूड ब्रेकेज, तोड़ फोड़ हो सकती है, उसकी स्पॉइलेज हो सकती है, ख़राब हो सकती है, या चोरी भी हो सकती है। ठीक, सो लेट्स से on December 31st, Worley company counts in inventory. An inventory shortage of 2000 is discovered. उन्होंने जब फिज़िकल काउंट उसका किया सो उनको पता चला कि इसमें से $2000 की इन्वेंट्री जो है वो कम है। सही, अब ये $2000 जो है कहाँ पे जाएंगे, ये तो एलोकेट तो कहीं ना कहीं होने हैं ना। ठीक, सो ये $2000 की इन्वेंट्री जो ख़राब हो चुकी है, सही, सो ये कहाँ पे एलोकेट होगी, सो ये एलोकेट होगी आपकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होगी। ठीक, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होगी। सो इसकी आप जनरल एंट्री इस तरह से पास करेंगे कि आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डेबिट हो जाएगा, मतलब आपका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड बाय द सेम अमाउंट आपकी इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, मतलब इसी अमाउंट से आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक, अच्छा, इसमें से अगेन जो 4 मेथड्स हमने पढ़े, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, FIFO एंड LIFO, इसके मुतालिक एक बात जहन में रखनी है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहती है दैट वंस अ कंपनी हैज़ अडॉप्टेड अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड इट शुड फॉलो दैट मेथड कंसिस्टेंटली रेदर देन स्विच मेथड्स फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब आपने जिस तरह पहले भी हम ये डिफ़ाइन कर चुके हैं कि कोई भी मेथड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सो उसको कंटिन्यूसली आपने अप्लाई करते रहना है, उसको स्विच ओवर नहीं करना। बट इट डजेंट मीन कि आप स्विच नहीं कर सकते, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर
ये बताना होगा लॉजिकली कि आप स्विच क्यों कर रहे हैं और स्विच करने का इफ़ेक्ट क्या होगा। ठीक, लेट्स से अगर आप लाइफो जिससे जो है फाइफो में जा रहे हैं, ठीक, लाइफो से फाइफो पे जा रहे हैं, तो आपने फिर अपने नोट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, सो उसमें से मेंशन करना होगा कि आप लाइफो से फाइफो में क्यों जा रहे हैं और लाइफो से फाइफो में जाने पे बिजनेस पे इफ़ेक्ट क्या होगा। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपने शो करनी होंगी। ठीक, खत्म हो जाता है, सो तभी आप उसको काउंट करते हैं। ठीक, जिस लाइक ये जनरल एंट्री है किसकी, पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम की। सही, सो लेट्स से सितंबर 5 वर्ली कंपनी परचेज 100 लेजर लाइट्स फॉर रीसेल एट 30 पर यूनिट, जो पिछला हमने एक एग्जांपल देखा था। ठीक, सो इसकी जनरलिटी इस तरीके से होगी कि आप परचेजेस डेबिट होंगी और अकाउंट पेबल जो है वो क्रेडिट होगा। वहाँ पे क्या हो रहा होता था, जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था, सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अगर आपको याद हो, सो वहाँ पे परचेजेस की जगह हमने इन्वेंट्री लिखा हुआ था, यहाँ पे इन्वेंट्री मेंशन था। इन्वेंट्री को हम जो है वो हम इन्वेंट्री को डेबिट करते थे और अकाउंट पेबल या कैश को जो था वो क्रेडिट करते थे। कहने का मकसद कि हर दफ़ा आपकी इन्वेंट्री का टी अकाउंट जो था वो हर सेल और परचेज़ के साथ वो डेबिट होता रहता था और हर सेलिंग के साथ वो क्या होता था, क्रेडिट होता रहता था। ठीक, हर परचेज़ के साथ वो डेबिट होता और हर सेलिंग के साथ वो क्रेडिट होता। लेकिन पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम जनरल इन्वेंट्री की नहीं करते। सही, वहाँ सिरे से हम इन्वेंट्री में एलोकेशन ही नहीं करते। ठीक, हम जाते हैं कहाँ पे, परचेजेस में। सही, हम ऐड करते हैं कहाँ पे, परचेजेस पे। सही, सो जितनी परचेजेस हुई हैं, सही, वहाँ परचेजेस में वो एंट्रीज ऐड होती रहेंगी। जब ईयर एंड आएगा, सही, साल का आखिर होगा, तो साल के आखिर पे क्या होगा, साल के आखिर पे आप जो है एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल क्या होगा, सही, इस तरीके का एक टेबल होगा कि आपके पास बिगिनिंग एंड एंट्री होगी। सही, उसको आप काउंट करेंगे, उस साल भर में कितनी आपने परचेजेस की हैं उस बिगिनिंग इन्वेंट्री के साथ वो ऐड करेंगे, और उस साल आपने कितने टोटल यूनिट्स जो है सेल आउट की हैं, टोटल यूनिट्स कितने सेल आउट की हैं वो उससे माइनस कर देंगे। सॉरी, कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, मतलब इतने यूनिट जो है आप सेल आउट कर सकते हैं। ठीक, सो उसमें से जितनी इन्वेंट्री बाकी बची है वो माइनस कर देंगे और आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है इस तरीके से आप डिटरमिन करेंगे, मतलब एट द ईयर एंड करेंगे। ठीक, जबकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हर दफ़ा जो है इन्वेंट्री का टी अकाउंट जो है वो अपडेट होता रहता था, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री का टी अकाउंट अपडेट नहीं होता हर दफ़ा। एट द ईयर एंड, साल के आखिर में आप देखते हैं कि आपकी साल के शुरू में कितनी परचेजेस थी, सही, बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, फिर उस साल में आपने कितनी परचेजेस की वो ऐड कर देंगे। सो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब कितने यूनिट्स हैं आपके पास अवेलेबल सेल आउट करने के लिए, और फिर बाकी कितनी इन्वेंट्री आपके पास बची एंटिंग, और आपके पास कॉस्ट ऑफ। साल के आखिर में हमने रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट करना है, और वहाँ पे हर सेलिंग और हर परचेज पे रिकॉर्ड अपडेट होता रहता था। ठीक, सो अभी इन चारों मेथड को दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कीमत क्या एलोकेट होगी, सो अगेन इनमें से एक मेथड यूज़ होगा, विद स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी यूज़ हो सकता है, उसकी अलग रेशनल है क्यों यूज़ होता है। एवरेज मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ होता है उसका अलग रेशनल है। फाइफो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइफो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, लास्ट जो इसका पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेट।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेट क्या है? मेजर हाउ क्विकली अ कंपनी सेल्स इट्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मतलब कंपनी जो है, एक बिजनेस जो है, कितनी इफ़िशेंटली अपनी इन्वेंट्री को बेचती है। इफ़िशेंट से मुराद कि कितनी जल्दी जो है उसको बेचती है। ठीक। सो मर्चेंडाइज टर्नओवर रेशो जो है वो क्या है? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जो हमने सेलिंग की है उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सही। कहने का मुराद के जिस तरह नाम से जाहिर है, इन्वेंट्री टर्नओवर के जो इन्वेंट्री आपने ख़रीदी है वो कित स्पीड से जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज होती है। ठीक। टर्नओवर से मुराद कि जो आपकी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, बैलेंस शीट से इन्वेंट्री किस स्पीड से जो है इनकम स्टेटमेंट में जाती है। सही। टर्नओवर से मुराद कि इन्वेंट्री बैलेंस शीट से किस स्पीड से मुराद के कितनी जल्दी जो है वो कन्वर्ट होती है सेलिंग में। ठीक। सो किस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितनी भी कीमत के आपने जो है इन्वेंट्री बेची है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री किस तरीके से हम डिटरमिन कर सकते हैं? एवरेज जो है, जिस तरह नॉर्मली एवरेज डिटरमिन होता है, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सही। सो इससे आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। सो एवरेज इन्वेंट्री किस स्पीड से जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज होती है। सही। A ratio that is low compared to competitors suggests inefficient use of assets। सही। लो रेशो जो है, क्योंकि ये नॉर्मली कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है, कंपनीज के कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। सो जितनी ये रेशो किसी एक कंपनी की कम होगी, इसका मतलब होता है कि वो इनएफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज़ कर रही है। सही। जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी, उसका मतलब है कि वो अपने एसेट से मुराद इन्वेंट्री। सही। एसेट से यहाँ पे मुराद इन्वेंट्री, के वो अपनी इन्वेंट्री को इफ़िशिएंटली यूज़ कर रही है अगर इस रेशो की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक। लास्ट थिंग, remember that identical company use different inventory methods, that is FIFO and LIFO will have different inventory turnover ratios। जो अभी हमने कहा कि inventory turnover ratio हम determine करते हैं कि कंपनीज किस एफिशिएंसी के साथ अपने एसेट्स को कन्वर्ट करती है सेलिंग में। सो अगर कंपनीज जो है वो मुख्तलिफ, लाइक एक कंपनी जो है वो फाइफो यूज़ कर रही है, दूसरी कंपनी है जो लाइफो यूज़ कर रही है, सो उसके टर्नओवर रेशो जो है वो भी डिफरेंट होंगी। सही। वो डिफरेंट क्यों होंगी? क्योंकि उसके कॉस्ट डिफरेंट होंगे, क्योंकि लाइफो में एक कॉस्ट आएगा फाइफो में एक कॉस्ट आएगा और लाइफो में दूसरा कॉस्ट आएगा। सही। फाइफो में नॉर्मली कॉस्ट कम होता है और लाइफो में नॉर्मली कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक। सो कॉस्ट की वजह से रेशोज़ में भी डिफरेंस आ सकती है। सही।